हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MEG 18 अमेरिकन पोएट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, हाउ डज एमर्सन एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सीकिंग रिफ्यूज इन गॉड? क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि रैल्फ वॉल्डो एमर्सन अपने राइटिंग्स में कैसे गोद में शरण लेने की इंपॉर्टेंस बताते हैं। हमें उनके ट्रांसेंडेंटल फिलॉसफी को एक्सप्लेन करना है, जहां वो सेल्फ रिलायंस, नेचर और इनर डिविनिटी के कॉन्सेप्ट के थ्रू गॉड तक पहुंचने की बात करते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। रैल्फ वॉल्डो एमर्सन एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर जो अमेरिकन ट्रांसेंडेंटलिज्म के मेन लीडर माने जाते हैं। उन्होंने अपनी एसेज जैसे सेल्फ रिलायंस, द ओवरसोल और पोएम्स जैसे ब्रह्मा में स्पिरिचुअल लाइफ और गोद के कॉन्सेप्ट को समझाया। एमर्सन के लिए गोद कोई बाहरी शक्ति नहीं थी, बल्कि हर इंसान के अंदर मौजूद एक डिवाइन प्रेजेंस थी। इस आंसर में हम देखेंगे कि एमर्सन कैसे गोद में शरण लेने को इनर पीस और सेल्फ रियलाइजेशन के रूप में समझते हैं। मेन बॉडी। 1. एमर्सन का गोद और ट्रांसेंडेंटलिज्म का कॉन्सेप्ट। एमर्सन के लिए गोद हर जगह है, प्रकृति में, इंसान के दिल में और मोरल वैल्यूज में। ट्रांसेंडेंटलिज्म के हिसाब से हर इंसान के अंदर एक डिवाइन स्पार्क होती है जो उससे गोद से जोड़ती है। जब हम गोद में शरण लेते हैं तो हम अपने अंदर के डिवाइन ट्रूथ को पहचानते हैं। एग्जाम्पल, द ओवरसोल में एमर्सन लिखते हैं कि हर सोल एक यूनिवर्सल सोल से जुड़ती है, यही कनेक्शन गॉड तक पहुंचने का सबसे बड़ा रास्ता है। 2. सेल्फ रिलायंस और गोद में फेथ। एमर्सन के अकॉर्डिंग, अगर हमें गोद पर विश्वास करना है तो सबसे पहले अपने आप पर विश्वास करना जरूरी है। वो ब्लाइंड फेथ और आउटर रिचुअल्स के अगेंस्ट उनका कहना था कि अपनी इनर वॉइस सुनो, वही गोद की आवाज है। उन्होंने कहा, ट्रस्ट दाई सेल्फ, एवरी हार्ट वाइब्रेट्स टू दैट आयरन स्ट्रिंग, मतलब अपने अंदर की शक्ति पर विश्वास करो, वही डिवाइन ट्रूथ है। इससे वो दिखाते हैं कि गोद में रेफ्यूज लेना मतलब अपने अंदर के गोद को समझना है। 3. नेचर के थ्रू गॉड तक पहुंचना। एमर्सन के लिए नेचर गॉड का रिफ्लेक्शन है। जब हम प्रकृति के साथ कनेक्ट करते हैं तो हम डिवाइन के करीब जाते हैं। नेचर ऐसे में उन्होंने लिखा कि प्रकृति के ब्यूटी और ऑर्डर में ही गोद का दर्शन होता है। नेचर को समझना और अप्रिशिएट करना एक स्पिरिचुअल एक्ट है जो इंसान को गोद के साथ जोड़ता है। एग्जाम्पल, द रोडरर और ईच एंड ऑल जैसे पोएम्स में वो नेचर के जरिए गोद की प्रेजेंस को फील करते हैं। 4. इनर पीस और मोरल स्ट्रेंथ। एमर्सन कहता है कि जब इंसान अंदर से गोद से जोड़ता है तो यूज इनर पीस, क्लैरिटी और मोरल करेज मिलता है। गॉड को वो एक इनर लाइट के रूप में समझते थे जो हमें राइट पथ दिखाती है। इस तरह गोद में शरण लेना मतलब अपनी सोल के डिवाइन पावर को रिकॉग्नाइज करना है। द ओवर सोल में लिखते हैं, द सोल इन मैन इज द बैकग्राउंड ऑफ ऑल लाइफ, मतलब इंसान की सोल ही उसका रियल कनेक्शन है गोद से। कंक्लूजन। तो एमर्सन के हिसाब से गोद में शरण लेना एक बहुत पर्सनल और स्पिरिचुअल प्रोसेस है। वो कहते हैं कि गोद हमारे अंदर है, बस हमें अपनी इनर वॉइस, नेचर और सेल्फ रिलायंस के थ्रू यूज पहचानना है। इस अंडरस्टैंडिंग से इंसान अपने अंदर के फेयर, डाउट और लिमिटेशन से ऊपर उठता है और रियल पीस पाता है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। क्वेश्चन 6. Critically examine the Harlem Renaissance in the context of early 20th century American poetry. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें हार्लम रेनेसांस मूवमेंट को डिटेल में समझना है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उस दौरान के पोएट्स और उनके काम, उन्होंने पोएट्री को कैसे बदला और इसका अमेरिकन लिटरेचर पर क्या असर पड़ा। आंसर। इंट्रोडक्शन। हार्लम रेनेसांस एक कल्चरल और लिटरेरी मूवमेंट था जो मेनली 1920-1930 के बीच हार्लम, न्यूयॉर्क में हुआ। यह अफ्रीकन अमेरिकन लोगों के लिए अपनी आइडेंटिटी, आर्ट और क्रिएटिविटी दिखाने का एक पावरफुल स्टेज था। अमेरिकन पोएट्री में इस मूवमेंट ने नए थीम्स और नए पोएटिक वॉइसेस को जन्म दिया। लैंगस्टन ह्यूज, काउंटी कलन और क्लॉड मकाई जैसे पोएट्स ने अपनी कविताओं के जरिए रेशियल प्राइड, सोशल इनजस्टिस और अपनी कल्चर की खूबसूरती को दिखाया।
यह मूवमेंट अमेरिकन लिटरेचर के इतिहास में एक नया मोड़ था। मेन बॉडी। 1. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द हार्लम रेनेसांस। हार्लम रेनेसांस का जन्म ग्रेट माइग्रेशन के बाद हुआ, जब साउथ से बहुत सारे अफ्रीकन अमेरिकन नॉर्थ के सिटीज जाने लगे। हार्लम एक कल्चरल सेंटर बन गया जहां ब्लैक राइटर्स, म्यूजिशियंस और आर्टिस्ट्स ने अपनी क्रिएटिविटी का इजहार किया। 1920 का अमेरिका, जिसे जैज एज कहा गया, क्रिएटिविटी और एक्सपेरिमेंटेशन का जमाना था। द क्राइसिस और अपॉर्चुनिटी जैसे जर्नल्स ने नए ब्लैक पोएट्स को प्लेटफॉर्म दिया। 2. थीम्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्लम रेनेसांस पोएट्री। रेशियल प्राइड और आइडेंटिटी। लैंगस्टन ह्यूज ने अपनी कविताओं में ब्लैक कल्चर को सेलिब्रेट किया। उनका पोएम आई टू एक होपफुल मैसेज देता है इक्वालिटी के लिए। सोशल प्रोटेस्ट और इनजस्टिस। पोएट्स ने रेशियल वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लिखा। क्लॉड मकाई का इफ वी मस्ट डाई एक रिबेलियन का प्रतीक है। कल्चरल एक्सप्रेशन। जैज और ब्लूज की रिदम ने पोएट्री के स्टाइल को इन्फ्लुएंस किया। कविताओं में म्यूजिक का फ्लो महसूस होता था। स्पिरिचुअल और इमोशनल डेप्थ। पोएट्स ने अपनी डुअल आइडेंटिटी, अमेरिकन और अफ्रीकन, दोनों के बीच के स्ट्रगल को एक्सप्लोर किया। 3. मेजर पोएट्स एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस। लैंगस्टन ह्यूज। उन्हें पोएट लॉरिएट ऑफ हार्लम कहा जाता है। उन्होंने सिंपल लैंग्वेज और म्यूजिकल रिदम के जरिए आम ब्लैक लोगों की जिंदगी लिखी। द नीग्रो स्पीक्स ऑफ रिवर्स और द वेरी ब्लूज उनके आइकॉनिक वर्क्स है। काउंटी कलन। उन्होंने क्लासिकल पोएटिक फॉर्म में रेशियल और इमोशनल स्ट्रगल दिखाए। येट डू आई मार्वल उनका एक फेमस पोएम है। क्लॉड मकाई। जमैका से आए मकाई ने अपनी पोएम्स में रेजिस्टेंस और प्रोटेस्ट का टोन रखा। ट्रेडिशनल सोनेट फॉर्म में उन्होंने पावरफुल मैसेजेस दिए। जीन टूमा। उनका वर्क केन पोएट्री और प्रोज का ब्लेंड है जो ब्लैक लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी दिखाता है। 4. लेगेसी एंड इम्पैक्ट ऑन अमेरिकन पोएट्री। हार्लम रेनेसांस ने रेशियल बाउंड्रीज को तोड़ दिया और ब्लैक वॉइसेस को अमेरिकन लिटरेचर का पार्ट बनाया। इस मूवमेंट ने फ्यूचर पोएट्स जैसे ग्वेंडोलिन ब्रुक्स, माया एंजेलू और जेम्स बॉल्डविन को इंस्पायर किया। इसने अमेरिकन आइडेंटिटी को रीडिफाइन किया, अब उसमें डाइवर्सिटी और इक्वालिटी दोनों शामिल हुए। आज भी हार्लम रेनेसांस पोएट्री अमेरिकन थॉट और लिटरेचर का इंपॉर्टेंट पिलर है। कंक्लूजन। हार्लम रेनेसांस सिर्फ एक लिटरेरी मूवमेंट नहीं था, ये एक आइडेंटिटी और फ्रीडम का डिक्लेरेशन था। इसने पोएट्री को एक नई डायरेक्शन दी जहां इमोशंस और इक्वालिटी दोनों साथ चले। इन पोएट्स ने अपने दर्द को पावर में बदला और अमेरिकन पोएट्री को इंक्लूसिव बनाया। उनका मैसेज आज भी ह्यूमैनिटी और सेल्फ एक्सप्रेशन का सबसे बड़ा सिंबल है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। Thank you. Question 7. Poetry was a weapon during the American War of Independence. Discuss. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के दौरान पोएट्री किस तरह एक वेपन या हथियार के रूप में उस हुई। हमें बताना है कि कैसे पोएट्स ने अपने काव्य के जरिए लोगों में देशभक्ति जगाई, ब्रिटिश रूल के खिलाफ आवाज उठाई और लोगों को एकता के साथ लड़ाई के लिए प्रेरित किया। आंसर। इंट्रोडक्शन। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1775 to 1783 सिर्फ एक पॉलिटिकल या मिलिट्री स्ट्रगल नहीं था, बल्कि एक कल्चरल और लिटरेरी मूवमेंट भी था। इस दौरान पोएट्री ने लोगों में फ्रीडम और यूनिटी की भावना जगाई। पोएट्स ने अपने काव्य को एक शक्ति के रूप में उस करके लोगों को ब्रिटिश जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए मोटिवेट किया। उनकी कविताओं ने इमोशनल और मोरल स्ट्रेंथ दी और फ्रीडम को एक सेक्रेड कॉज बना दिया। मेन बॉडी। 1. देशभक्ति और नेशनल अवेकनिंग का मीडियम। इस समय पोएट्री एक बहुत पावरफुल मीडियम था जिससे पेट्रियटिज्म फैला। फिलिप फ्रेनो, जिसे पोएट ऑफ द अमेरिकन रेवोल्यूशन कहा जाता है, ने अपनी कविताओं में सोल्जर्स के ब्रेवरी और सैक्रिफाइस को सेलिब्रेट किया। उनकी पोएम टू द मेमोरी ऑफ द ब्रेव अमेरिकन्स लोगों में करेज और यूनिटी जगती है। पोएट्री ने लोगों के अंदर फ्रीडम और डेमोक्रेसी के वैल्यूज को स्ट्रांग बनाया। 2. पॉलिटिकल सैटायर और प्रोटेस्ट पोएट्री। कई पोएट्स ने सैटिरिकल पोएम्स लिखे जिससे ब्रिटिश रूल और लॉयलिस्ट्स का मजाक उड़ाया गया। जॉन ट्रम्बल की पोएम मैकफिंगल एक बेस्ट एग्जाम्पल है जिसमें पेट्रियट्स और लॉयलिस्ट्स के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को ह्यूमर के जरिए दिखाया गया है। ऐसे पोएम्स ने आम लोगों को पॉलिटिकल इश्यूज समझने और रिवॉल्यूशन के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित किया। 3. विमेन पोएट्स का योगदान। विमेन पोएट्स ने भी रिवॉल्यूशन के दौरान अपनी कविताओं के जरिए फ्रीडम मूवमेंट में योगदान दिया।
फिलिस व्हीटली, जो एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमन पोएट थी, उन्होंने अपनी पोयम टू हिज एक्सेलेंसी जनरल वॉशिंगटन में वॉशिंगटन को लिबर्टी और डिवाइन जस्टिस का प्रतीक बताया। उनकी पोएट्री ने यह दिखाया कि फ्रीडम के मूवमेंट में सभी वर्ग के लोग अपना योगदान दे रहे थे। 4. अमेरिकन आइडेंटिटी का निर्माण। रेवोल्यूशनरी पोएट्री ने एक नई अमेरिकन आइडेंटिटी बनाई जो यूरोपियन ट्रेडिशन से अलग थी। पोएट्स ने अपने देश के लैंडस्केप, लोगों और डेमोक्रेसी के आइडियल को सेलिब्रेट किया। इस कविताओं ने अलग अलग कॉलोनीज को एक कॉमन कॉज, फ्रीडम, के नाम पर एकजुट किया। 5. लिटरेचर पर परमानेंट इम्पैक्ट। इंडिपेंडेंस के बाद भी पोएट्री का ये ट्रेडिशन चलती रही। रेवोल्यूशनरी पोएट्स ने एक लिटरेरी फाउंडेशन रखी जिसे लेटर पोएट्स जैसे वॉल्ट विटमन और एमिली डिकन्सन ने आगे बढ़ाया। इन पोएम्स ने प्रूफ किया कि पोएट्री सिर्फ आर्ट नहीं, बल्कि चेंज का एक जरिया भी हो सकती है। कंक्लूजन। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के दौरान पोएट्री एक इमोशनल और इंटेलेक्चुअल वेपन बनी। इसने सोल्जर्स को इंस्पायर किया, सिटीजन्स को एजुकेट किया और एक नए नेशन की आइडेंटिटी बनाए। रेवोल्यूशनरी पोएट्स ने अपने शब्दों से आज़ादी की लड़ाई जीती और दिखाया कि लिटरेचर भी एक पावरफुल फोर्स हो सकता है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।